जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी ही पढ़ाई में मस्त होंगे। ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि 2 से 3 दिन का हमारे बीच में क्या था, अवकाश था। वो इसलिए था, कुछ प्राइवेट काम पड़े थे। और प्राइवेट काम ऐसे पड़े थे कि थोड़ी सी जो है, जहां मैं गया था वहां से थोड़ी सी जो है वो सर्दी हो गई, तो मुझे भी जुकाम और बुखार जो है वो लग गया था। सबसे पहले बेहतर तरीके से आप अपना ख्याल रखो, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। अगर वेदर चेंज के साथ साथ अपना जो है वो बॉडीज भी होती है, चेंज होती है धीरे धीरे। ठीक है। तो इसलिए जो है अपना ख्याल रखो, अच्छे से कपड़े वपड़े पहनो, जो भी कुछ है। ठीक है। तो इसलिए मैं जो हूँ वो पढ़ाने पाया। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब पढ़ना तो है ना। क्योंकि अगर आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, तो बस हम जो है इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। देख लेंगे, तबीयत तो चलती रहेगी अब। पर लेकिन स्वास्थ्य तो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है। चलो, मैंने क्या पढ़ाया था आपको? बोलेंगे सर जी आपने पढ़ाया था आपके सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन। होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन आखिर में, यानी कि संविधान क्या होता है? सम प्लस विधान। सम का मतलब समान, विधान का मतलब कानून। ये तो बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है। ये संविधान का मतलब सारा संविधान से बेसिक चीजें जो है वो मैंने पढ़ा दी है। उसके बाद क्या मैं संविधान के कंस्ट्रक्शन पढ़ाए थे? बिल्कुल पढ़ाए थे सर जी, उसके संविधान के निर्माण के बारे में, यानी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन है उसके निर्माण के बारे में, और जो कुछ विधि थी वो मैंने आप लोगों को जो है बता दी है। देन आफ्टर जो मैंने आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ाया था, यानी कि जो आपकी प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के बारे में पढ़ा दी थी। प्रारूप समिति में एक चीज थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी, वो सबसे पहले मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है। बोलेंगे क्या हुआ था सर जी? वो ये गलती हुई थी मेरे से कि जो आपके अधिवेशन और बैठक है, क्या मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा कि अधिवेशन और बैठकों में क्या अंतर होता है? बोलेंगे सर जी, जो अधिवेशन होते हैं, सबसे पहले मैं बैठकें बताऊंगा। जो बैठकें होती हैं वो 2 से 4 घंटे की होती है, मिनिमम जो होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम 1 दिन की होता है। वो आपके बैठक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। बैठक क्या होती है? जैसे आपका समाज होता है। समाज क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से मिलकर जो है वो आपका समाज बनता है। अब सिंगल पर्टिकुलर में अपने में बातें थोड़ी ना लगाऊंगा, है ना। तो वो जब होता है कि बैठक होती है जो 2 से 4 घंटे तक की जो है बैठक वो जो है बैठ जाती है। उसके अंतर्गत आता है आपका अधिवेशन। अधिवेशन क्या होता है कि जैसे आपकी 2 4 6 8 10 बैठकें होती है, या इससे ज्यादातर मैक्सिमम कितनी भी बैठक होती है, वो आपके एक अधिवेशन के तहत आ जाती है। वही तो बस। तो वही याद रखना आप, यानी कि बैठक कई बैठक जो है वो अधिवेशन के अंतर्गत जो है वो समा जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अधिवेशन था, तो पहली डेट थी जो संविधान सभा की, वो 9 दिसंबर 1946 थी। ठीक है। और जो दूसरी बैठक हुई थी इनकी, वो आपका 11 दिसंबर 1946 को, जिस दिन आपके स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बोलेंगे सर जी स्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर जी। तो वहां पे लास्ट डेट भी इसकी सही थी, पर वहां से 2 डेट जो है वो आप सही कर देना, वहां पे मेंशन कर रखा मैंने पहले ही ऊपर। ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, याद रखना, ध्यान रखना मेरे साथी, आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर की दृष्टि से आपके लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यानी हाव भाव ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में जो है फंस जाता है यहाँ से। और यहीं से जो है मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। समझ रहे हैं बात को? वीडियो स्किप मत करना मेरे दोस्त। अगर आप पूरी वीडियो पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ जो है यहां से सीखने को जरूरी ही मिलेगा। ऐसा नहीं है आपको एडवांटेज ही मिलेंगे, डिसएडवांटेज नहीं मिलने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज हम स्केड्यूल्स पढ़ने वाले। स्केड्यूल्स मीन्स होता है आपके अनुसूचियां। वैसे तो इसको शेड्यूल्स पढ़ते हैं कई लोग, लेकिन उच्चारण के दृष्टि से देखा जाए तो स्केड्यूल्स बोला जाता है, यानी कि अनुसूचियां। ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। मैं चाहता हूं तो आप लोगों को 5 मिनट में सारी अनुसूचियों का वो बता दूंगा, लेकिन पेपर में अगर आपको पूछा जाएगा, अगर आप शॉर्ट तरीके से चलेंगे तो आप फंस जाएंगे। आप इस बात का बुरा मत मानना, आप लोग जो है वो फंस जाएंगे। जिन्होंने जो है बहुत डीप नहीं पढ़ रखा है, जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो अच्छे ढंग से कर पाएंगे, लेकिन यहां से क्वेश्चन बचता है। ठीक है। इसलिए बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। कोई बात नहीं है, हम जो है वो हर एक टॉपिक को बहुत बेहतर ढंग से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। हम तो अच्छे स्टूडेंट हैं, है ना। तो क्यों ना अच्छे से समझे। चलो, अब बात आती है आज आखिर जो हमारी स्केड्यूल्स है, यानी कि जो हमारी अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों की रिक्वायरमेंट जो है वो क्यों पड़ी? आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे गुरुजी अनुसूचियों की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी, जो हमारा संविधान है, जिस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है। उस संविधान के अंतर्गत जो है 395 आर्टिकल्स है।
उन आर्टिकलों को जो 395 है संक्षिप्त रूप देने के लिए या फिर आपके बोझिल कम करने के लिए आपको जो है वो अनुसूचियों की ही आवश्यकता पड़ी। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलेंगे सर जी बिल्कुल समझ में आ रही है। चलो, अब जो टॉपिक मैं लिखूंगा यानी इधर भी लिखूंगा मैं, इधर भी लिखूंगा मैं, वो ध्यान से समझना, ठीक है? पेन कॉपी लो, अच्छे छात्र बनो और अच्छे से ही पढ़ो, ठीक है? चलो, जो पहली बात है वो आ जाएंगे आपकी अनुसूचियां, ठीक है? अनुसूचियां, मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, वर्तमान संविधान में अनुसूचियां कितनी है, सबसे पहले लिखेंगे यहां पे, ठीक है? मूल मूल संविधान, संविधान क्या लिखेंगे? मूल संविधान, मूल संविधान में, मूल संविधान में अनुसूचियां, अनुसूचियां, ठीक है? अनुसूचियां, ठीक है? क्या आ जाएगा? मूल संविधान में आपकी अनुसूचियां। बोलेंगे सर जी मूल संविधान में जो हमारी अनुसूचियां थी वो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान संविधान और वर्तमान जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपकी 12 अनुसूचियां है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो इसको लिख देते हैं, ठीक है? क्या लिखेंगे? यानी मूल संविधान में कितनी थी और वर्तमान में यानी कि वर्तमान में अनुसूचियां, ठीक है? अनुसूचियां, सूचियां, ठीक है? ये नया मार्कर है इसलिए थोड़ा सा ऐसे चले, ठीक है? बोलेंगे सर जी यहां पे हमारी थी 8 अनुसूचियां और यहां पे हो गया हमारी 12 अनुसूचियां। मेरी बात जरा थोड़ा सा दिमाग में बैठाना, आराम से बैठाना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? हमने तो बस टॉपिक को ही क्लियर करना है, चाहे एक दिन में क्यों ना हो। मेरी बात ध्यान से समझना बस, ठीक है? कितनी है? बोलेंगे सर जी 8 मूल में है, वर्तमान में आपके 12 है। क्या सर जी आप बताएंगे कि जो हमारे 8 और 4 12 ही होते हैं, जो हमारे 4 संविधान में अनुसूचियां जुड़ी है वो कैसे जुड़ी है? तो इसके लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, यानी कि संविधान संशोधन होता है। 368 के अंतर्गत आपका संविधान संशोधन हुआ। मुझे ये बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताओ आप या कहीं भी बताओ आप, मैंने आप लोगों को जो है वो बता रखा है, जो संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, वो किस देश से लिया गया है? मैंने आप लोगों को बता दे रखा है। जब आपको मैं विदेशी स्रोत बता रहा था, आंतरिक स्रोत 1935 जो आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है, 1935 का अधिनियम है, उसमें अपना देश का ही बताया था मैंने। बाकी जैसे फ्रांस हो गया आपका, जैसे आपका आयरलैंड हो गया, या फिर जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहां से आपके समरवर्ती सूची ली गई है, जहां से आपकी प्रेम्बल की लैंग्वेज यानी भाषा ली गई है। प्रेम्बल कहां से ली गई है? अमेरिका से, यानी कि जो हमारी क्या है प्रेम्बल है वो हमने अमेरिका से ली है। तो ऐसे ऐसे स्रोत जैसे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ पॉलिसी, ये कहां से लिया? आयरलैंड से ली है। तो ये सब कुछ मैंने आपको वहां से विदेशी स्रोतों को पढ़ा रखा। अब मुझे ये बताएंगे, जो संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 368 के अंतर्गत, ये कहां से लिया गया है? अच्छे विद्यार्थी वही हैं जो बता देंगे, कमेंट बॉक्स में ही बताना आप, ठीक है? यहां पे ध्यान देना। तो 4 अनुसूचियां इस तरीके से जुड़ी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है यानी कि संविधान संशोधन होता है, तो उसके तहत जो है हमारी 4 अनुसूचियां जुड़ी हैं। बताएंगे कौन कौन सी अनुसूचियां? देखिए, पहले यहां पे मैं बॉक्स बनाऊंगा, आप भी जो है इसी तरीके से जो है इस बॉक्स को जो है वो फॉलो करना, ठीक है? पहला होता है 9वीं, ठीक है? 9वीं, ठीक है? 9वीं अनुसूची, ठीक है? अनुसूची, सूची, ठीक है? 9वीं अनुसूची, ठीक है? 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन यानी प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिखूंगा तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? बोलेंगे सर जी कोई परेशानी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का ही मतलब बनता है आपका, जो आपका संविधान संशोधन है वही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है? 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, यानी कि सन कब हुआ?
बोलेंगे सर जी ये हुआ था आपका 1951 में। मेरी बात को ध्यान से समझना। अब इससे संबंधित मैं बाद में बताऊंगा कि इससे संबंधित क्या क्या चीजें हैं। ये किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। आर्टिकल लिख दूं मैं यहाँ पे, बोलेंगे सर जी बिल्कुल लिख दो। आपका 31 बी के तहत, यानी कि 31 बी के तहत क्या लिखूंगा यहाँ पे, आर्टिकल। आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल आपके 31 बी के तहत जो आपका ये जुड़ा है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को, अपने दिमाग में जोड़ देना। 9वीं अनुसूची, यानी कि 9वीं अनुसूची 31 बी आर्टिकल के तहत, ठीक है। और प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में। बिल्कुल क्लियर बात है, यहां से क्लियर करना है बस, ठीक है। 10वीं अनुसूची, जब मैं लिखूंगा यहां पे 10वीं अनुसूची, यानी कि 10वीं अनुसूची, ठीक है। अनुसूची लिखेंगे आप, बिल्कुल ठीक है सर जी, अनुसूची लिखेंगे, ठीक है। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 52वां संविधान संशोधन, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन। जैसे प्रथम था, आपको पूछा जाएगा पेपर में कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, आप बोलेंगे 1951 में हुआ था, भूमि संबंधित था ये, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रखना। अभी लिखूंगा मैं किससे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन किस में, जैसे दल बदल गया है आपका 10वीं में, ठीक है। 11 में आपका पंचायती है, 12 में आपका म्युनिसिपल, यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, आपकी नगर पालिका है, ठीक है। यानी कि 10वीं संविधान संशोधन 1952 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था ये, बोलेंगे सर जी ये हुआ था हमारा, ये चल नहीं रहा आज, ये कब हुआ था, बोलेंगे सर जी ये हुआ था आपका, कब हुआ था ये, बोलेंगे सर जी ये हुआ था हमारा 1885, यानी सॉरी 1985 में, ठीक है। 1985 में। मेरी बात को जरा थोड़ा सा गौर से फरमाना, भूलना मत चीजों को, ठीक है। कौन सा, 10वीं अनुसूची, ठीक है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है, बोलेंगे सर जी 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अभी लिखा है आपने जस्ट, कब, 1985 में, ठीक है। वीडियो लंबी जाएगी, चाहे 1 घंटे की क्यों ना जाए, लेकिन हम समझेंगे बहुत तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरी बात बन जाएगी आपकी 11वीं अनुसूची, यानी कि 11वीं अनुसूची, ठीक है। अनुसूची, अनुसूची, ठीक है, अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत होगा ये, बोलेंगे सर जी जो हमारी 11वीं अनुसूची है, ये यानी कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत, ठीक है। क्या लिखेंगे, 73, यानी कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कब हुआ ये, लिखेंगे 1992 में हुआ सर जी, बिल्कुल ठीक है। 12वीं अनुसूची लिख दो यहाँ पे, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, ठीक है। अनुसूची लिखना है इसको, ठीक है, प्यारे छात्र बोलना मत, ठीक है। कब हुआ ये, बोलेंगे ये हुआ था सर जी आपका 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कब हुआ था ये भी आपका 1992 के ही अंतर्गत आ जाता है। मेरी बात को जरा प्यारे छात्र ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें क्या होता है, 10वीं में आपके, 10वीं में ये होता है, जो आपका आर्टिकल है, तो आपके आर्टिकल कौन कौन से आ जाएंगे, किसके तहत, यानी कि 10वीं के तहत, बोलेंगे सर जी इसमें 10 के अंतर्गत, जैसे आपका आर्टिकल कितना हो जाएगा 101, यहां पे लिखेंगे, इसके तहत कौन कौन से आर्टिकल आ जाएंगे, किसके, 10वीं के तहत। किसमें यहाँ पे संशोधन किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे 101 में किया जाता है, या फिर 102 में किया जा सकता है, 1090 में किया जा सकता है, 1091 में किया जा सकता है संशोधन। मेरी बात को जरा ध्यान से फरमाना, 10वीं अनुसूची में, ठीक है। 11वीं अनुसूची किस आर्टिकल के तहत आती है, यानी कि ये किस आर्टिकल के तहत, यानी कि आर्टिकल के तहत आती है, बोलेंगे सर जी जो हमारी 11वीं अनुसूची है वो हमारा जो है वो किस आर्टिकल के तहत आएगी, अच्छे छात्र वही हैं जो बताएंगे। क्या आप लोगों को पता है, बोलेंगे सर जी ये जो अनुसूची है ये आपकी 243 जी के तहत आएगी, ठीक है। यानी कि कितनी आ जाएगी, 243 जी, ठीक है, 243 जी के तहत आ जाएगी। मेरी बात को ध्यान से फरमाना, ये आपकी 243 डब्ल्यू के तहत है, 243 डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू के तहत आ जाएगी। मेरी बात को ध्यान से समझना, प्यारे छात्र वही हैं जो बहुत बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि 9वीं अनुसूची, इसको बस आप ना इसको बॉक्स में डाल देना, बॉक्स में। अभी जो है डिटेल बताऊंगा, जैसे 9वीं सूची में, 9वीं अनुसूची में क्या आपका, बोलेंगे सर जी इसमें जो है हमारा वो भूमि संबंधित है, भूमि व्यवस्थाएं जो भी आती है इसी के अंतर्गत आती है।
10वीं अनुसूची में आपका दल बदल एंटी डिफेक्शन आ जाती है, पंचायती आ जाती है, आप म्युनिसिपल यानी कि आपकी क्या आ जाएंगी, आपकी नगर पालिका है। मेरी बात को जरा थोड़ा सा ध्यान से फरमाना, इसको जो है अपने कहीं साइड पे कहीं उसमें बॉक्स में जो है वो डाल देना, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम प्रथम अनुसूची, यानी कि फर्स्ट क्या आ जाएगी आपकी स्केड्यूल्स, बस ये दिमाग में डाल देना, ठीक है। यहां पे आराम से पढ़ेंगे, एक एक को समझेंगे। प्रथम प्रथम अनुसूची, अनुसूची, ठीक है, प्रथम अनुसूची। पहले यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, संविधान की जो आपकी क्या है अनुसूचियां हैं, ठीक है, टॉपिक ये है संविधान की अनुसूचियां, पर लेकिन मैं डायरेक्ट देख रहा हूं प्रथम अनुसूची, ठीक है। प्रथम अनुसूची में क्या लिखा गया, पहले मुझे ये बताएंगे कि जो फर्स्ट आर्टिकल्स है यानी कि पहला अनुच्छेद है, उसमें क्या है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, या भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है। मेरी बात सुन रहे, इंडियन दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये बताया गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मेरी बात को ध्यान से समझना। और फर्स्ट जो आपके स्केड्यूल्स है, फर्स्ट जो आपकी आपकी अनुसूची है, उसके अंतर्गत क्या बताया गया है, जरा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा देखना किसमें क्या है, दोनों में कंपैरिजन करना, ठीक है। यहां पे बताया गया है कि जो प्रथम अनुसूची है, भारत राज्यों लिखेंगे, यहां पे भारत, यहां पे लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, भारत, ठीक है, भारत, भारत राज्यों एवं केंद्र शासित भारत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों तथा उनकी सीमाएं एवं न्यायिक क्षेत्र को रखा गया है, न्यायिक क्षेत्र को रखा गया है। सोचो, दिमाग में सोचो, फर्स्ट आर्टिकल और फर्स्ट एक्स आपकी क्या हो जाएगी स्केड्यूल्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं कि भारत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों एवं उनकी सीमाएं और आपके न्यायिक क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत जो है वो रखा गया है। क्या यहाँ पे भारत के राज्यों की बात की गई, नहीं सर, यहाँ पे आपकी केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात की गई है। क्या यहाँ पे उनकी सीमाओं की बात की गई है, बिल्कुल सर जी। क्या उनके न्यायिक क्षेत्रों की बात की गई है, हाँ जी बिल्कुल की गई है। तो ये बताता है कि इसके सीमाएं भी हैं और इसके न्यायिक क्षेत्र भी रखे गए, इसीलिए तो बोलता हूं ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। अब जो है मुझे बताओ आप कि भारत राज्यों, कितने राज्य हैं भारत के, भाई 28 स्टेट्स है, केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8 है, 8। तो यहां पे इनकी सीमाएं भी आ गई हैं, बिल्कुल सर जी, इनकी सीमाएं भी रखी गई है, इनके न्यायिक क्षेत्र भी रखे गए, बिल्कुल सर जी न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। मुझे बताएंगे जो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कौन कौन से आपके, दिल्ली हो जाएगा आपका, पुदुचेरी हो जाएगा आपका, ठीक है, दिल्ली हो जाएगा आपका, पुदुचेरी हो जाएगा आपका, या फिर आपका लद्दाख हो जाएगा आपका, या फिर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा आपका, अंडमान निकोबार हो जाएगा आपका, और या फिर जम्मू कश्मीर हो जाएगा आपका, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा आपका, लक्षद्वीप हो जाएगा आपका, या फिर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो छूटे क्या कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग। इनका क्या है, एक जो है क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी सीमाओं का क्या है, एक न्यायिक क्षेत्र है, पहली अनुसूची के अंतर्गत ये चीजें बताई गई है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात। देखो क्लास लंबी जाएगी, छोड़ना मत, चीजें बहुत बेसिक से बता रहा हूं,
ठीक है, मैं चाहूंगा ना अभी देखना 5 मिनट में अनुसूचियों को उड़ा दूंगा आप लोगों के सामने, पर हमें ऐसा नहीं करना है। दूसरी अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी मैं इसको मिटा दूं इधर से, बोलेंगे सर जी कोई बात नहीं आप मिटा सकते हैं इसको, ठीक है। 101, 102, 190 और 91 में ये आपका संशोधन कर सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल आप जो है वो ध्यान रखना, मैं इतना इतना इसको जो है वो मिटा रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, बस इतना रख रहा हूं मैं, ठीक है। आप लोगों के लिए जो है इतना छोड़ रहा हूं मैं, समझ रहे हैं बात को। अब देखो दूसरी अनुसूची क्या कहती है, दूसरी अनुसूची, ठीक है, अनुसूची सूची। दूसरी अनुसूची कहती है कि जो आपके संवैधानिक पदों पर आसीन, अब मुझे बताएंगे संवैधानिक का मतलब क्या होता है, यानी कि संवैधानिक धानिक पदों पर आसीन एवं पदाधिकारियों की क्या हो जाएगी, लिखेंगे पद अधिकारियों की परिलब्धियां परिलब्धियां। अब मुझे एक चीज बताओ, आप दो शब्द है यहाँ पे, पहले हमें छोटी छोटी चीजों को समझना है, ठीक है। कई छात्र ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं। एक तो बताओ मुझे संविधान का मतलब, एक बताओ मुझे आप क्या है यहाँ पे पदाधिकारी को मतलब आपको पता है, यहाँ पे बताएंगे आपके जो आपकी परिलब्धियां आई है। छात्र जो है वो दिमाग की भट्टी खोलनी है, पहले हम चीजों को अगर समझेंगे नहीं ना फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पहले छोटी छोटी चीजों को समझेंगे। सर जी संवैधानिक का मतलब बनता है कि जो हमारे संविधान से संबंधित होता है, संविधान के अनुसार होता है, ये आपका संवैधानिक का मतलब बनता है। यानी संविधान से संबंधित या संविधान के ही अनुसार जो पदों पर क्या है आसीन है, ठीक है। पदाधिकारियों की परिलब्धियां, सर जी परिलब्धियों का मतलब बनता है जहां के वेतन भत्ते या फिर आपके विशेषाधिकार जैसे राज्यपाल के होते हैं, जैसे आपके राष्ट्रपति के होते हैं, ये चीज होते हैं, ठीक है। परिलब्धियों का मतलब क्या आ जाएगा इसमें, वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिकार, ठीक है, यानी कि विशेषाधिकार। मेरी बात समझ में आ रही है। यहां पे जो है मेरे प्यारे भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि वेतन भत्ते एवं क्या हो जाएगा विशेषाधिकार, लिखेंगे पूरा पूरा लिखूंगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यानी कि अधिकार। मेरी बात समझ में आ रही है। अब जो है वेतन भत्ते किस किस के हैं और किस किस के नहीं है, अब फंस तो यहीं पे जाते हैं भाई। दूसरी अनुसूची में हमारा वेतन भत्ते हमें पता है, लेकिन किस किस के हैं यहां पे लिखो, ठीक है। अच्छी बात यह है कि अच्छे से समझेंगे किस किस के यहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूं। क्या यहाँ पे राष्ट्रपति के हैं जो आपका प्रेसिडेंट है, यानी कि राष्ट्रपति के हैं, बिल्कुल सर जी। क्या यहाँ पे स्टेट में या सेंटर में हो गया, स्टेट में आपका गवर्नमेंट वो गवर्नर के हैं, हाँ जी। राज्यपाल लिखेंगे, राज्यपाल की, बिल्कुल सर जी, राज्यपाल की वेतन एवं भत्ते हैं। क्या यहाँ पे हाउस ऑफ पीपुल यानी लोकसभा में हाउस ऑफ पीपुल बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन भी बोलते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ पीपुल में आपके किसके हो जाएंगे, आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, यानी कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, बिल्कुल सर जी। अध्यक्ष के होंगे, अध्यक्ष, ठीक है, और आपके उपाध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा आपका निम्न सदन है, राज्यसभा आपका उच्च सदन है, ठीक है। ध्यान रखना चीजें छोटी छोटी हैं, बस समझो, ठीक है। दूसरा जो है आपका राज्यसभा। लोकसभा जो होता है जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, राज्यसभा में आपके प्रतिनिधियों के द्वारा जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जिनका चुनाव होता है वो आपका राज्यसभा होता है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है, राज्यसभा का आपका 6 साल का होता है। बस ऐसी चीजें ध्यान रखनी है। लोकसभा आपके अस्थायी होता है और ये आपका स्थायी होता है राज्यसभा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, यानी कि राज्यसभा जब पढ़ोगे ना तब बता दूंगा सर, ठीक है। यानी कि लोकसभा हो जाएगा आपका, राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा में कौन हो गए, सभापति उपसभापति, बिल्कुल सर जी, सभापति के हो जाएंगे, ठीक है सर। दूसरा ऑब्लिक में लिख दो, प्लस में लिख दूंगा मैं उपसभापति, सभापति के भी जो है यहाँ पे वेतन एवं भत्ते होंगे, ठीक है सर जी। यहाँ पे मैं आपके स्टेट की बात करूं यानी कि राज्य की बात करूं, राज्य में कौन हो जाएगा, विधायक पालिका लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, विधायक
विधायिका में किस किस के हो जाएंगे? विधायिका में आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो जाएंगे, यानी कि अध्यक्ष, बिल्कुल सर जी, अध्यक्ष यानी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के हो जाएंगे, ठीक है सर जी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन में भत्ते हैं। क्या आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के होंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो आपका हाई जजेस है, बिल्कुल ठीक है सर जी, यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की लिखना है, सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय के न्यायाधीश के, न्यायाधीश के, ठीक है सर जी, इसके वेतन और भत्ते होंगे। क्या यहाँ पे उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के होंगे? हाँ जी, उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के क्या हो जाएंगे? उच्चतम न्यायालय के क्या हो जाएंगे? वेतन और भत्ते हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, ठीक है, न्यायाधीश के, ठीक है, न्यायाधीश पूरा लिखेंगे, ठीक है, यानी कि न्यायाधीश के, हाँ जी, इसके हो जाएंगे। क्या भारत के महालेखा परीक्षक के होंगे, यानी कि भारत के लेखा परीक्षक के होंगे? हाँ जी, बिल्कुल होंगे सर जी, बिल्कुल होंगे। अब सोचो आप बोलेंगे सर जी क्या सोचेंगे, यहाँ पे किस किस के वेतन और भत्ते आए? देखो, कंफ्यूज नहीं होना। राष्ट्रपति की बात की गई है, हाँ जी, राज्यपाल की, हाँ जी, अध्यक्ष की, हाँ जी, लोकसभा में उपाध्यक्ष की, हाँ जी, सभापति की, हाँ जी, उपसभापति की, हाँ जी, विधायक पालिका में जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, हाँ जी, सर्वोच्च न्यायालय के आपके न्यायाधीश की होगी, हाँ जी, ठीक है, उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होगी, हाँ जी, भारत के महालेखाकार परीक्षक की होंगी, हाँ जी। क्वेश्चन कैसे आएगा? 3 ऑप्शन बोल देंगे आपकी कि इनकी सैलरी है, एक ऑप्शन डाल देंगे कि इनकी सैलरी नहीं है, वेतन और भत्ते नहीं है इसमें, ठीक है, अनुसूची 2 में। तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांस है। मेरी बात को ध्यान से समझना, भूलना मत, एक उसमें डाल देना इसको बढ़िया ढंग से अपने नोट्स में, ठीक है। पूछ देता है किस किस के वेतन और भत्ते किस किस के नहीं है। क्या यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात कही गई है? मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना जरा, है ना। तो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यपाल का सर्वोच्च सभापति होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात आ जाती है आपकी, क्या आ जाएगी? अनुसूची 3 में क्या बोला गया है? जो आपकी शपथ है, यानी कि शपथ प्रतिज्ञानों के प्रारूप, शपथ और प्रतिज्ञान एक ही चीज है, थोड़ी फर्क है इनमें। शपथ क्या होता है और प्रतिज्ञान क्या होता है, ठीक है। यहां लिखेंगे तीसरी अनुसूची, समझेंगे जरा। तीसरी अनुसूची तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है कि आपके शपथ एवं प्रतिज्ञानों के प्रारूप के बारे में, ठीक है। शपथ का मतलब क्या होता है? ऑथ, जिसको बोलते हैं ऑथ, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत आता है? 60। किसका है 60 में? राष्ट्रपति का है। जब आपका 60 में राष्ट्रपति का है, यहीं से आप दिमाग लड़ाओ कि फिर आपका 60 में तो राष्ट्रपति का हो जाएगा, या फिर 69 में किसका हो जाएगा? बोलेंगे सर जी 69 में आपका उपराष्ट्रपति का हो जाएगा, या फिर 159 में किसका आ जाएगा? 150 में, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। यानी कि 3 आर्टिकल है हमारे पास, और ठीक है, ये कहा जाएगा कितने? बोलेंगे सर जी एक 60 में किसका? राष्ट्रपति का आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सर जी। आपका 69 में किसका आ जाएगा? उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का हो जाएगा, ठीक है सर जी, ठीक है। और इसमें किसका हो जाएगा? 159 में किसका हो जाएगा? आपका राज्यपाल का, राज्यपाल स्टेट में जो होता है आपको सबसे ऊपर मिलता है, राज्यपाल का जो होता है वो आपके शपथ है, ठीक है। यानी क्या है ये? शपथ। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो रही है? बोलेंगे सर जी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे किस किस कौन कौन शपथ लेता है, ये भी क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन पेपर ऐसे ही बन के आता है, ठीक है। तो यहां पे बोलेंगे सर जी जो हमारे उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान, ठीक है, जो आपके उम्मीदवार होंगे, यहां पे लिखेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट बना के लिखेंगे। यहां पे भी क्वेश्चन ये आता है किस किस के द्वारा शपथ ली जाती है, किस किस के द्वारा नहीं। देखिए, पहला आ जाएगा आपका उम्मीदवारों द्वारा, उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ
एवं प्रतिज्ञान लिख सकता हूं, हाँ जी, प्रतिज्ञान। यानी कि जो आपके कैंडिडेट्स होंगे, कैंडिडेट्स के द्वारा ली जाने वाली ओथ, मेरी बात को ध्यान से समझना। दूसरा हो जाएगा आपका जो आपके पार्लियामेंट है, यानी कि संसद, संसद एवं विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर, ठीक है, विधान, विधान मंडल के उम्मीदवारों, उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ठीक है, उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली, यानी कि जो आपके पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, यहां के जो कैंडिडेट है उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ। मेरी बात को समझ में आ रही है? या फिर कि संसद और विधानमंडल में, यानी कि संसद, संसद व विधान, विधान मंडल में किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा, ठीक है, यहां पे सदस्य मेंबर आ जाएंगे, सदस्यों, सदस्यों के द्वारा। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के बारे में बोल रहा हूं मैं? यहाँ के जो आपके संसद और विधानमंडल की जो आपके सदस्यों के द्वारा, या फिर आपके राज्य और आपके संघ के जो आपके मंत्री हैं उनके द्वारा, लिखेंगे इसको भी, यानी कि राज्य, राज्य एवं संघ के मंत्रियों द्वारा। मेरी बात समझ में आ रही है? जो आपके क्या हो जाएंगे? राज्य व संघ के जो आपके क्या हो जाएंगे? मंत्री हो जाएंगे। भारत के महालेखा परीक्षक के द्वारा भी यहां पे शपथ ली जाती है, यानी कि भारत, भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा, परीक्षक द्वारा। मेरी बात ध्यान से समझना है मेरे प्यारे साथी, ठीक है? पेपर हाव भाव ऐसे ही बन के आता है, किस कौन कौन शपथ लेता है और कौन कौन नहीं लेता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा भी ली जाती है, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा, उच्च न्यायालय, न्यायालय की न्यायाधीश, न्यायाधीश लिखना, ठीक है, न्यायाधीश द्वारा, द्वारा भी यहाँ पे जो है वो शपथ ली जाती है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को? कुछ समझ में तो नहीं आ रहा? आ रहा है ना समझ में सब कुछ? बोलेंगे सर जी हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। यानी कि उम्मीदवारों द्वारा ली जाए, यानी कि आप समझो ना कि जो आपकी शपथ ली जाती है ये आपके जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि उम्मीदवारों के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान होता है। दूसरा जो आ जाएगा आपका वो ये आ जाएगा कि जो आपके पार्लियामेंट है या आपकी लेजिस्लेचर है, तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ। तीसरी बात आ जाएगी आपकी पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के जो आपके मेंबर्स हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ। चौथी बात आ जाएगी आपके जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा या फिर भारत के महालेखा परीक्षकों के द्वारा यहाँ पे शपथ ली जाती है। कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है इतने में, ठीक है? सब कुछ जो है वो अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है? चलो अगली बात आ जाएगी। अब यहां से क्वेश्चन बनाओ आप लोग के लिए, मैं बोलेंगे सर जी क्या क्वेश्चन बनाना है? मुझे बताओ कि यहाँ पे किस किस के शपथ के वर्णन किया गया है। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा कि राष्ट्रपति किस, क्या यहाँ पे राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है? राष्ट्रपति, क्या यहाँ पे दूसरी बात आपके उपराष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है? क्या यहाँ पे आपके राज्यपाल की शपथ की बात की गई है? नहीं, कोई वर्णन नहीं हुआ इनका। तो जब वर्णन नहीं हुआ तो ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको बोल देंगे कि क्या यहाँ पे संसद के और विधानमंडल के उम्मीदवारों द्वारा शपथ ली जाती है? हाँ जी। क्या यहाँ पे संसद और विधानमंडल के सदस्यों यानी मेंबरों के द्वारा शपथ ली जाती है? औथ ली जाती है? हाँ जी। क्या यहाँ पे भारत के महालेखा परीक्षक के द्वारा शपथ ली जाती है? हाँ जी। क्या यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के द्वारा शपथ? नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे साथी। आपको पता है कि किस किस के द्वारा ली जाती है, किस किस के द्वारा नहीं, बस उंगलियों पे नचाना है इस चीज को, ठीक है? अगली बात आ जाती है आपकी, ठीक है, आर्टिकल यानी कि अनुसूची 4 को पढ़ेंगे हम। अनुसूची 4 में दिया गया है जो आपके राज्यसभा के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन, ये आपके अनुसूची 4 में है। लिखेंगे यहाँ पे अनुसूची 4 में इधर ही बना दो, इसको मिटा दो। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसको मिटा रहा हूं मैं इधर से, ठीक है मेरे साथी? अनुसूची 4 की बात करते हैं, यानी कि अनुसूची, अनुसूची, सूची 4 की बात, ठीक है? एक बात बता दूं आप लोगों को, मैं लास्ट में आप लोगों को कितना शॉर्ट बताऊंगा अनुसूचियां, वो देख लेना आप।
पर आपको कैसे करना है, इस तरीके से पढ़ना है उस तरीके से पढ़ना है, ये आप पे डिपेंड करता है मेरे साथी। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कि जो आपके राज्य यानी कि राज्य में क्या लिखेंगे, अनुसूची 4 कहती है कि जो आपके राज्यसभा में, ठीक है पूरा ही लिखेंगे, राज्यसभा में अनुसूची 4 कहती है कि राज्यसभा में राज्यों राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का बंटवारा, यानी कि सीटों का बंटवारा, मेरी बात ध्यान से समझना, ये आपके अनुसूची 4 के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि राज्य वह जो आपके स्टेट है और जो आपके यूनियन टेरिटरी है, जैसे आपका केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी यहाँ पे, यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी थी आपकी 8 यूनियन टेरिटरी, वैसे राज्य वो यूनियन टेरिटरी के बीच में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में आप क्या जाए, जो आपकी सीटें हैं उनका बंटवारा, ध्यान से समझना। अनुसूची 5 क्या कहती है, जो आपके अनुसूचित जनजाति एवं प्रशासन नियंत्रण के उपबंध, ठीक है, अनुसूची 5 लिखेंगे यहाँ पे, अनुसूची 5 को समझेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा अनुसूची 5 में, अनुसूचित जनजाति, सूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति एवं क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, प्रशासन एवं प्रशासन, ठीक है, क्या लिखेंगे, एवं प्रशासन लिख दो यहाँ पे, ठीक है, एवं प्रशासन, एवं लिखेंगे, एवं प्रशासन के उपबंध, ठीक है, यानी कि अनुसूचित जनजाति एवं क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध, मेरी बात को ध्यान से समझना, बस इतना ही ध्यान रखना अनुसूची 4 और अनुसूची 5 में, ठीक है, शेड्यूल्स आपका 4th एंड शेड्यूल्स आपका 5th। बात समझ में आ रही है मेरी, या कोई दिक्कत है कहीं पे, बोलेंगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छे बच्चे वही हैं जिनको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जो है मैं इधर ही बता दूं, 6ठी अनुसूची के लिए मुझे जो है वो जगह चाहिए, ठीक है, इस चीज को भूलना मत आप लोग, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। 6वीं अनुसूची जो है वो ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथी, ठीक है, 6वीं अनुसूची क्या कहती है, ठीक है, अच्छे बच्चे वही हैं जो अच्छे से पढ़ेंगे। यानी कि 6वीं अनुसूची कहती है मेरी कि जो आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, वो आपके पूर्वोत्तर राज्य है, वो आपकी 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, ठीक है। बात करेंगे 6वीं अनुसूची की, जगह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोलना मत, ठीक है। क्या लिखेंगे, 6वीं अनुसूची, सूची, ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा असम, मेघालय, असम, मेघालय, क्या हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम व त्रिपुरा, ठीक है। ये जो आपके पूर्वोत्तर राज्य के 4 स्टेट हैं, ये आपके अनुसूची 6 के अंतर्गत आ जाएंगे, मेरी बात समझ में आ रही है। ये स्टेट ऐसे स्टेट हैं कि थोड़ा जो है वो पिछड़े टाइप के स्टेट थे यहाँ पे, इन स्टेटों के लिए जो है ये एक बोर्दोलोई समिति बनाई गई थी, तो बोर्दोलोई समिति में कहा गया है कि इनके लिए जो है आपकी एडीसियां बनाई जाएंगी, यानी कि एडीसी का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझना, ये कितने यहाँ पे जैसे आपके एसटी थे, ठीक है, एसटी, ठीक है, तो असम में जो है वो एसटी का कितना परसेंट, ऐसा बोलेंगे सर जी असम में जो है वो 12% था, यानी कि यहाँ पे कितना परसेंट था, जैसे आपके 12% एसटी हुआ करते थे, या ठीक है, यहाँ पे आपका 86% है, यहाँ पे आपका 31% था, यहाँ पे आपका 94% जो है आपके एसटी हुआ करते थे। तो ये जो आपके असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है, ये पूर्वोत्तर राज्य हुआ करते थे, थोड़ा अपने आप में कमजोर टाइप के राज्य हुआ, पिछड़े टाइप के राज्य हुआ करते थे ये, तो इनके लिए आपका एडीसी बनाई गई है, ठीक है, किस समिति के द्वारा यहाँ पे एडीसी बनाई गई, यहाँ पे लिखेंगे किस समिति द्वारा जो है, जो है वो बनाई गई है,
ठीक है, एडीसी बनाई गई, एडीसी बनाई गई। बोलेंगे सर जी ये बनाई गई थी आपकी, यानी कि जो एडीसी के बारे में बताया था वो आप बोर्दोलोई समिति के द्वारा, ठीक है, बोर्दोलोई समिति थी, यानी कि बोर्दोलोई, बोर्दोलोई समिति, लोई समिति याद रखना, पूछी जाती है कभी कभी। बोर्दोलोई समिति किसके समय कौन से अनुसूची के अंतर्गत आती है, तो आपकी 6वीं अनुसूची के। ये बोलता था कि यहाँ पे जो आपका एडीसी बन जाएगी, एडीसी का मतलब बनता है कि जो आपका जिला स्वायत्त प्रशासन, यानी कि ऑटोनोमल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसको बोलते हैं, ऑटोनोमल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे इसमें हिंदी में लिख दूंगा मैं, जिला 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 स्वायत्त प्रशासन, प्रशासन नहीं, जिला स्वायत्त परिषद हो जाएगा प्यारे साथी, काउंसिल नहीं परिषद, ठीक है, परिषद। मेरी बात समझ में? तो इनके लिए जो है एडीसी बनाई जाती है। तो ये क्या करते हैं, जैसे आपके एडीसी बनाई जाती है, जैसे आपका यहाँ पे किन किन क्षेत्रों के लिए जो है एडीसी बनाई गई, जैसे आपका वन क्षेत्र के लिए बनाई गई थी, आपके कृषि क्षेत्र के लिए बनाई गई थी, आपके स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बनाई गई थी, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बनाई गई थी, या फिर आपका वन हो जाता है, कृषि हो जाता है, आपका स्वास्थ्य हो जाता है। इन क्षेत्रों में जो है यहाँ पे क्या बनाई गई थी, बोलेंगे सर जी एडीसी बनाई गई थी। अब जब इन क्षेत्रों में यहाँ पे एडीसी बनाई गई थी, तो ये जो एडीसी थी ये इनको प्रावधान ये करेगी कि यहाँ पे ये अपने सरकार की तरह, मतलब अपने सरकार से ही यहाँ पे जो है काम कर सकते हैं, वो एडीसी को जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर एडीसी का भंग होता है ना, या एडीसी में कोई दिक्कत आती है, तो क्या होता है कि यहाँ का जो गवर्नर होता है, यानी कि जो यहाँ का राज्यपाल होता है, वो सारा कमांड जो है उसके हाथ में होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए एडीसी तो बना दी है और आप इसका बिल्कुल भी मतलब अब लुप्त फायदा उठाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। तो इनके लिए भी जो है वो बनाए गए थे, ठीक है, गवर्नमेंट की बात दी गई। अभी जो बताएंगे भारत में कुल कितनी एडीसी हैं, मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या फिर मैं बता दूं, बोले सर जी आप ही बता दो। जो भारत में है जो अभी वो आपकी जो है वो आपकी लिखेंगे जरा, यहाँ पे भारत में कितनी एडीसियां हैं लिखेंगे, यहाँ पे भारत में कुल एडीसी कितनी है, कुल एडीसी मेरे साथी 10 एडीसी है, 10 एडीसी की ऑटोनोमल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो आपकी काउंसिल जो है वो 10 यानी कि स्वयं जिला प्रशासन, ठीक है। वो 10 एडीसी कौन कौन सी है जरा यहाँ पे लिखेंगे, जो मेरी 10 एडीसी है वो आपकी सबसे पहले लिखेंगे आपका असम, ठीक है, असम डालो यहाँ पे, ठीक है। असम के बाद क्या डालेंगे, बोलेंगे सर जी असम के बाद डालेंगे हम वो डालेंगे आपका मेघालय, ठीक है, मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, ठीक है। आपको जो है वो 10 एडीसी बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप ऐसे ही कमेंट बॉक्स में जो है वो 10 एडीसी को जो है वो फिलअप कर देना है, ठीक है, कि भारत में जो है अभी टोटल एडीसी कितनी है, वो 10 एडीसी है। ध्यान रखना, कभी पेपर में पूछा जाएगा, बोलेंगे सर जी कौन कौन से है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बोडो, दिमा और कार्बी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर जी यहाँ पे लिखने वाले हैं बोडो, दिमा और कार्बी, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे, बोडो, ठीक है, दीमा, यहाँ पे दीमापुरा लिखेंगे, ठीक है, दीमा, बोडो, दीमा और आपकी कार्बी, ठीक है, कार्बी। ये 3 एडिशन यहां हो जाएंगी। जो आपकी दूसरे गारो, खासी, जयंती, किसमें इसमें आएगी, गारो, खासी और जयंती, ठीक है। यानी कि गारो, खासी और जयंती, चकमा, लाई और मारा, ठीक है। यहां पे लिखेंगे चकमा, लाई और मारा, ठीक है। यहाँ पे आपका त्रिपुरा आ जाएगा, त्रिपुरा वाली एडीसी, ठीक है। अब कितनी एडीसी हो गई, 3 और 3 6 या 3 9 और 1 10 एडीसी हो गई सर जी, बहुत बढ़िया सर जी, ठीक है। याद रखना 10 एडीसी हो गई है, ठीक है। और ये जो एडीसी थी, ठीक है, इनकी कमांड कौन संभालता है, अभी बताया मैंने, जो इनकी कमांड संभालता है वो यहाँ का राज्यपाल ही संभालता है, ठीक है। अरे एडीसी में जो है वो टोटल सदस्य कितने थे, यानी कि सदस्य सर जी यहाँ पे आपके 30 सदस्य होते हैं, यानी कि जो 26 होते हैं इसमें वो आपके जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। और जो आपके 4 होते हैं यह आपके गवर्नरों के द्वारा चुने जाते हैं, गवर्नर। यहाँ की जो आपके कमांड संभालता है वो आपके यहाँ के राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के पास होता है आपका कमांड, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये आपका एडीसी का मतलब होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, यानी कि ये चीज आ जाएंगी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है वो आपके अनुसूची 6 के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, बोलेंगे सर जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो होनी ही नहीं चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हैं, अब 6 जो है हमने समझ लिया है, ठीक है। 7वीं के बारे में इसको मिटा रहा हूं मैं इधर से, ठीक है, 5वीं और 6वीं,
ठीक है, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में, ये सब कुछ भूलना मत आप लोग। ठीक है, आप अच्छे छात्र हैं। ठीक है, आप जो है वो बहुत डीप से समझ रहे हैं और बहुत डीप से चीजों को जो है वो पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पेपर कहीं से भी पढ़ने, बस हमने तो पेपर निकालना है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें पढ़ने, छोड़ना कहीं से भी नहीं है। पेपर आएगा देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 7वीं अनुसूची के बारे में डालेंगे। 7वीं अनुसूची होता है कि जो आप केंद्र और राज्य के बीच में आपका बंटवारा होता है, यानी कि आपकी यूनियन लिस्ट बन जाएगी, स्टेट लिस्ट बन जाएगी आपकी, और आपका एक बन जाएगी आपके कंक्रीट लिस्ट, यानी कि आपकी कौन सी बन जाएगी, यूनियन लिस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आपका संघ सूची बन जाएगा, राज्य सूची बन जाएगा, आपके समरवर्ती सूची बन जाएगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो देखेंगे हम, वो क्या देखने वाले हैं, लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आ जाएगी आपकी संघ सूची, संघ, यहाँ पे पहले पूरा लिखेंगे, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, है ना। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी कि केंद्र यानी कि सेंटर, व स्टेट यानी कि राज्य, राज्य क्षेत्र, क्षेत्र में शक्तियों का बंटवारा। मेरी बात समझ में आ रही है, बंटवारा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो चीज आ जाए आपकी, वो आ जाएगी आपकी संघ सूची, संघ सूची, सूची। ठीक है, ठीक है। दूसरी सूची आ जाएगी आपकी स्टेट, राज्य सूची, राज्य सूची। ठीक है। तीसरी जो आ जाएगी आपकी संघ सूची हो जाती है, आपकी राज्य सूची हो जाती है, आपकी समरवर्ती सूची। मुझे बताएंगे समरवर्ती सूची कहां से ली गई है? स्टार्टिंग में बताया था मैंने अभी, समरवर्ती सूची बोलेंगे सर जी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, समरवर्ती सूची। इस पे सरकार कौन बनाएगी? बोलेंगे सर जी जो आपकी संघ सूची है, संघ सूची पे जो सरकार बनाएगी वो आपका केंद्र बनाएगा, केंद्र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सरकार बनाएगी? बोलेंगे राज्य बनाएगा। यहाँ पे सरकार कौन बनाएगी? यानी केंद्र और राज्य दोनों, यानी कि क्या लिखे, सेंटर और राज्य जो है, स्टेट जो है वो दोनों बनाएंगे। ठीक है, सेंटर और स्टेट। ठीक है, हाँ राज्य लिख दो या फिर स्टेट लिख दो। ठीक है, सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों बनाएंगे। लेकिन समरवर्ती सूची में आप ध्यान रखना कि अगर विवाद हो जाता है तो सबसे पहले जो होता है वो खांसी भी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, तो किसका जो है ज्यादातर वो रहेगा, परसेंटेज जो है वो किसका माना जाएगा? यानी कि समरवर्ती सूची में जो है अगर विवाद हो जाता है तो आपका जो आपका मतलब वो क्या बोलते हैं उसका नाम, केंद्रीय, जो आपका केंद्र का जो होता है वो ज्यादा प्रावधान माना जाएगा, राज्य का नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि सेंट्रल लिस्ट का जो है वो ज्यादा वो माना जाएगा। ठीक है, यहां पे बताएंगे पहले कितने वर्तमान में विषय, वर्तमान विषय और आपका पूर्व विषय। ठीक है, पूर्व मतलब या फिर मूल विषय लिखेंगे। ठीक है, मूल विषय भी आप लिख सकते हैं, तो मैं मूल विषय ही में ही डाल देता हूं। ठीक है, मूल विषय, मूल लिखेंगे यहाँ पे मूल, मूल लिखेंगे सर जी। यहाँ पे जो पूर्व अभी है वर्तमान में वो आपका 100 थे, और मूल में जो थे आपके सर जी वो थे आपका 97। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका 61 थे और उससे पहले कितने थे? यहाँ पे 66 थे। ठीक है, यहाँ पे वो वही थे आपके 52 थे, यानी कि 52 थे। और यहाँ पे कितने थे आपके? बोलेंगे सर जी जो हमारे स्टेट लिस्ट है यहाँ पे कितने विषय थे? तो 47 भी थे। ठीक है, यानी कि 47। मेरे समझ में आप लोगों की मेरी बात आ रही है, क्या पढ़ा रहा हूं मैं? ठीक है, इस चीज को जो है आप ध्यान रखना है, यानी कि पहले यहाँ पे 100 विषय थे। ठीक है, नहीं वर्तमान में जो है वर्तमान लिखा हुआ है, ये मूल लिखा हुआ है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 97 है, 66 है, आपके 47 है। बस ऐसे ही ध्यान रखना। ठीक है, अनुसूची 8 को पढ़ेंगे अब। ठीक है, इस चीज को भी है आप बॉक्स में जो है वो डाल देना। ठीक है, अगर आपका मन करे तो इसको भी आप बॉक्स में ही डाल सकते हैं, एक अच्छा सा बॉक्स बना के अपने कॉपी के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही बनाइए ताकि चीजें ना याद रहिए, बस आपके दिमाग में क्लिक कर जाए चीजें फट से कि सर जी ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया। ठीक है, अनुसूची 8 की बात करते हैं अब। ठीक है, अनुसूची 8 जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपकी जो है वो राज्य आपके संविधान की जो आपकी भाषाएं हैं वो आने वाली है। क्लासिकल लैंग्वेज अलग होगी, शास्त्रीय भाषाएं अलग होंगी। जैसे आपकी तमिल थी, तमिल को सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज में कब जोड़ा गया है? बोलेंगे सर जी वो आपका 2004 में जोड़ा गया। जैसे आपके संस्कृत को जोड़ा गया है 2005 में जोड़ा गया है, ऐसे ही उनको जो है वो अलग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपके भाषाएं जो आपकी 22 भाषाएं वो अलग है, वो अनुसूची 8 के अंतर्गत आती है, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं अब जो हूं वो मिटा रहा हूं। ठीक है, इसको भूलना मत। ठीक है, अब जो है हम अनुसूची 8 को समझेंगे। संविधान द्वारा मान्य भाषाएं अनुसूची 8 के तहत जो है वो आ जाती है। ठीक है, इसको पूरा ही मिटा रहा हूं मैं। याद रखना राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी सीमाएं और उनके न्यायिक क्षेत्र, ये आपके अनुसूची पहले के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ये बार मैं तुरंत दोहरा दूंगा लास्ट में सारा। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अनुसूची 8, मिटाई दिया मैंने, कोई बात नहीं।
ठीक है, क्या लिखेंगे? अनुसूची, अनुसूची, सूची 8। ठीक है, क्या लिखेंगे? जो आपके अनुसूची 8 है, संविधान द्वारा मान्य भाषाएं लिखेंगे। ठीक है, संविधान लिखेंगे, अनुसूची 8 के तहत क्या जाएगी, यानी कि संविधान, संविधान द्वारा, द्वारा मान्य भाषाएं, मान्य भाषाएं, भाषाएं। ठीक है, मुझे एक चीज बताएंगे कि जो मूल भाषाएं थी पहले आपकी कितनी थी? यानी कि जो संविधान में मूल भाषाएं थी वो आपकी 14 थी, बाद में जो है आपकी 22 हो गई है वर्तमान में। कितनी भाषाएं वर्तमान में? बोलेंगे सर जी आपकी जो है वर्तमान में जो है वो 22 भाषाएं। तो सबसे पहले मैं लिख दूं यहाँ पे मूल भाषाएं कितनी थी, यानी कि मूल भाषा, भाषा कितनी थी आपकी? 14 थी। वर्तमान में कितने? वर्तमान, वर्तमान में कितनी है? बोलेंगे सर जी आपके वर्तमान में 22 लैंग्वेज है। कैसे हुई? वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ही अंतर्गत हुई है। ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368 के तहत आता किस देश से लिया गया है। क्वेश्चन बोलना मत, सारा दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मूल में 14 थी और वर्तमान आपके 22 हो जाएगी। जरा हम बात करेंगे कौन कौन सी थी, वो चीज की बात करेंगे। सबसे पहले हम जो पूर्वोत्तर राज्य में चलेंगे, पूर्वोत्तर राज्य में चलेंगे। ठीक है, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर राज्य में चलेंगे तो सबसे पहले आ जाए आपकी आदिजनी जो है वो संस्कृत, संस्कृत को आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका हिंदी को ले लेंगे। ठीक है सर जी, उसके बाद आपका दूसरी हिंदी हो गया, तीसरे आपके उर्दू ले ले। ठीक है, उर्दू ले लेते हैं। ठीक है, चौथा आपका ऊपर चलेंगे तो गुजराती, गुजराती ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम ऊपर से चलेंगे तो कश्मीर, कश्मीर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका उड़िया आ जाएगी, उड़ीसा, उड़िया लिखेंगे यहाँ पे, उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका उड़ीसा आ जाएगा, पंजाबी आ जाएगी, पंजाबी आ जाएगी, हाँ जी, बांग्ला हो जाएगी, और आपका असमिया, असमिया। ठीक है, कितनी हो गई? एक हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब चलेंगे हम पश्चिमी की तरफ, जाए थोड़ा सा पश्चिमी की तरफ चलेंगे तो पश्चिमी में सबसे पहले आपकी है मराठी, मराठी आ जाएगी आपकी, हाँ जी, मराठी आ जाएगी। मराठी के बाद कौन सी आ जाएगी आपकी? बोलेंगे सर जी तेलुगु, तेलुगु, तमिल, तमिल, कन्नड़, कन्नड़, और आपका मलयालम, मलयालम। जो आपकी ये 4 भाषा है, क्या मैं इनको द्रविड़ भाषा बोल सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल द्रविड़ भाषा है, ये द्रविड़ भाषा के ही अंतर्गत आ जाती है। 4 लैंग्वेज हमारी द्रविड़ है। कौन सी? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, अब जरा जोड़ो, 9 ये हो गई थी, 10 हो गई, 11 12 13 14 भाषाएं होगी। ठीक है, 14 भाषाएं में अब बच्ची है हमारी कितनी? जो अन्य भाषाएं बच्ची हैं उनको जो है हमने करनी है, कितनी भाषाएं करनी है? 21वां लिखेंगे, 21वां, 21वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिख सकता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1967, यानी कि 1967 में। कौन सी भाषा जुड़ गई थी? बोले सर जी सिंधी भाषा। तो ठीक है जी, सिंधी भाषा जोड़ दिया। उसके बाद आपका 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा। हाँ जी, 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा। कब होगा? 1992 में हो जाएगा सर जी। इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि नेपाली, नेपाली हो जाएगी आपकी, और आपकी मणिपुरी, 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 और आपकी कोंकणी। ठीक है, कोंकणी जोड़ी जाएगी, हाँ जी। ठीक है, उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हो जाएगा आपका, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा। कब होगा? ये आपका 2003 में हो जाएगा। ठीक है, 2000 आपका 3 में हो जाएगा। इसमें आपका बोडो, बोडो, ठीक है, डोगरी, डोगरी हो जाएगा आपका, बोडो डोगरी। ठीक है, ये बोडो है, प्यारे साथी याद रखना, बोडो डोगरी, संथाली, बोडो डोगरी, डोगरी, संथाली और मैथिली, मैथिली। ठीक है, आप जोड़ो जरा टोटल भाषाएं कितनी हो गई है? बोलेंगे सर जी अब तो हो गई है, 14 हो गई आपकी, 15 हो जाएगी, 16 17 18 19 20 21 22, क्या 22 भाषाएं आ गई इसके अंतर्गत? हाँ जी। ये अनुसूची जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जोड़ा गया है, कितने में जोड़ा गया है, ये सब कुछ जो है आप ध्यान रखना है। ठीक है, आप तो अच्छे साथी हैं, जो है ये मैथिली मत बोलना। ठीक है, आप ध्यान रखना इन चीजों को। ये आपकी जो है वो 8वीं अनुसूची थी। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है, यहां से जो है क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, फंसते हैं यहां से क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम 9वीं अनुसूची, जो हमने यहाँ पे देखी, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा मैं 9वीं अनुसूची, यहां से बता दूं 9वीं अनुसूची। हाँ जी, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची कब किया गया थी? 9वीं अनुसूची बोलेंगे सर जी 9वीं जो अनुसूची होती है वो आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 9वीं अनुसूची के लिए? प्रथम, प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ कब हुआ था? 1951 में हुआ था सर जी।
अब जो हमारा 9वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत आपके भूमि सुधार एक चीज हो जाएगा आपका। दूसरा आपका जो जिम्मेदारी उन्मूलन हो जाएगा, यानी कि जमींदारी उन्मूलन। मुझे बताएंगे जमींदारी उन्मूलन का मतलब क्या होता है? यानी कि भूमि सुधार पहले डालेंगे यहाँ पे विषय, क्या उद्देश्य है यानी कि भूमि सुधार, आप उद्देश्य डालना, यानी कि भूमि भूमि सुधार सुधार। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे उन्मूलन, जमींदारी दारी उन्मूलन उन्मूलन। एक चीज बताऊं, जरा मुझे कई साथी बताते हैं, कई छात्र होते हैं जो उन्मूलन का मतलब नहीं होता है पता। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? ठीक है, आप बुरा मत मानना, कईयों को पता भी होगा, ऐसा नहीं है। उन्मूलन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जड़ से नष्ट करना, खत्म करना, मिटाना, उससे उन्मूलन का मतलब ये होता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। उन्मूलन ये आपकी प्रथम 1951 याद रखना, ठीक है। और ये किस आर्टिकल के तहत जुड़ी गई है? यानी कि आर्टिकल कितने, मैंने क्या बोला, 31B, ठीक है, 31B के तहत ये आपका आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत जुड़ी गई है, ठीक है। यहाँ पे 10वीं अनुसूची के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अनुसूची, ठीक है, 10वीं अनुसूची के बारे में बात कर रहा हूं, जो आपका किससे संबंधित है? यानी पहले आर्टिकल लिखिए 52वां कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 52वां, ठीक है, 55 लिख दिया मैंने। यहाँ पे 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अबिसमेंट के तहत जुड़ जाएगी। और कब जोड़ी गई है? 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अबिसमेंट के तहत, ये आपका 1985 में सर जी, ठीक है। ये संबंधित किससे? आपका दल बदल कानून से, यानी कि दल बदल कानून से। एक चीज याद रखना, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो इससे संबंधित, यानी कि दल बदल कानून के एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 11वीं अनुसूची लिखेंगे। 11वीं अनुसूची जो है लिखेंगे यहाँ पे, 11वीं अनुसूची जो है कितना हो गया? 9 हो गया, 10 हो गया, 10वीं अनुसूची हो गया, 11वीं अनुसूची, 11वीं लिखेंगे यहाँ पे पूरा लिखेंगे, ठीक है। 11वीं अनुसूची, ठीक है। ये अनुसूची यानी कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अबिसमेंट के तहत आ जाएगी। हाँ जी, चित्रा कॉन्स्टिट्यूशन अबिसमेंट कब हुआ था? ये बोलेंगे सर जी ये आपका 1992 में हुआ था, ठीक है। 1992 में क्या जोड़ा गया था यहाँ पे? पंचायती संबंधी है, यानी कि पंचायती संबंधी, ठीक है, संबंधित, ठीक है। पंचायतियों की सत्तियां, ठीक है, ये भी लिख देना आप, बस इतना ही लिखना, ठीक है। ये 11वीं अनुसूची 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में, और किस आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल 243 जी थी, 243 जी के तहत जो है ये आर्टिकल इसके अंतर्गत जो है आ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। फिर लास्ट बची आपकी 12वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं में यहीं पे लिख देता हूँ आपकी 12वीं, जो म्युनिसिपल से संबंधित है। 12वीं अनुसूची कब होता है? बोलेंगे सर जी 12वीं अनुसूची बताया हमने कि यहाँ पे लिखी 12वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची कब? 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आ जाएगी। आपकी कब आ जाएगी? 1992 में ही आ जाएगी, 1992 में आ जाएगी। ये किससे संबंधित है? आपका नगर पालिका, देखिए नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। ये सारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूचियां है, आप लोग जो है इस चीज का भी आप ख्याल रखना, ठीक है। याद रखने वाली बातें ये है, अब सोचो, ठीक है, क्या क्या चीजें पढ़ा दी है मैंने, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, याद रखना मैंने क्या क्या पढ़ाई है, उस चीज को जो है आप सबसे पहले दिमाग में डालो। अभी तो मैं यहां बताऊंगा कि शॉर्ट तरीका क्या था। पहली जो अनुसूची थी आपकी, उस अनुसूची में जो है आपके वो राज्यों और केंद्र शासित जो आपके प्रदेश थे उनके वो आपकी सीमाएं थी और उनके न्यायिक क्षेत्र के जो है वो रखे गए थे। जैसे आपकी केंद्र शासित पर यूनियन टेरिटरी हो गए आपकी, या फिर आपके स्टेट हो गए। दूसरी अनुसूची में क्या, संवैधानिक पदों पर जो आसीन थे और पदाधिकारियों के आपकी क्या हो जाएंगे, पदाधिकारियों की आपकी परिलब्धियां हो जाएंगी, वो आपके दूसरे। इसमें आपके वेतन और भत्ते किस किस के रखे गए थे? बोलेंगे सर जी इसमें वेतन और भत्ते जो हमारे रखे गए थे, याद करो बस। सबसे पहले सर जी यहाँ पे राष्ट्रपति के थे, और यहाँ पे राज्य के राज्यपाल के थे, लोकसभा के अध्यक्ष के थे, यानी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के थे। अब उसके बाद आपका राज्यसभा के सभापति थे, उपसभापति थे, और उसके बाद विधानसभा में राज्य में आ जाएगी, अध्यक्ष आ जाएगा, उपाध्यक्ष आ जाएगी, उसके बाद आपका कौन आ जाएगा? न्यायाधीश आ जाएगी, उसके बाद आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हो जाएगी, आपके भारत के महालेखा परीक्षक की हो जाएगी। इनकी सैलरियों की बात की गई है, ठीक है, वेतन भत्तों की बात की। तीसरी अनुसूची में क्या बोला गया, याद करो। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञानों से जो प्रारूप के बारे में बताया गया था सर जी, यहाँ पे आपके
जो आपके संविधान के जो उम्मीदवारों के द्वारा शपथ ली जाती है, और आपके संसद यानी पार्लियामेंट और आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा, याद करो, पार्लियामेंट हो जाएगा, यानी कि आपका लेजिस्लेचर बोले तो विधानमंडल हो जाएगा आपका। वहां पे जो है उनके द्वारा जो है वो शपथ ली गई है। और यहाँ पे आपके संसद और विधानमंडल के सदस्यों मेंबरों के द्वारा भी ली जाते हैं। यहाँ पे आपके संघ और राज्य के मंत्रियों के द्वारा भी ली जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा भी ली जाती है। और आपके यहाँ पे बात करेंगे सर जी, हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे आपके भारत के महालेखा परीक्षक की भी जो है वो ली जाती है, शपथ ली जाती है। ठीक है। वैसे ही आपके अनुसूची 4 में क्या बोला गया है, अनुसूची 4 में बोला गया है कि जो आपके राज्यसभा राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का बंटवारा है। 5वीं अनुसूची में आपके क्या आ जाएगा, जो आपके अनुसूचित जनजाति एवं उनके न्याय क्षेत्रों से आपकी क्या जाएगी, उपबंधों से संबंधित है। ठीक है। 6वीं अनुसूची जो है आपकी, वो मैंने आपको लोगों को बता दिया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM के नाम से जो हम याद रख सकते हैं इसको। इसमें आपकी जो है बोरदोलोई समिति के द्वारा सिफारिश, यानी बोरदोलोई समिति के द्वारा बताया गया था। बोरदोलोई समिति ने यहाँ पे आपका क्या बोलेंगे, ऑटोनोमल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में, जिला स्वायत्त प्रशासन के बारे में यहाँ पे आपकी एडिशिया बनाई थी। ठीक है। तो टोटल एडिशिया भारत में 10 एडिशिया बताई है आपकी, वो चीज भी आप ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद जो है आपकी कितनी अनुसूचियां हो गई, बोलेंगे सर जी यहाँ पे 7 अनुसूचियां। 8वीं अनुसूची जो है वो संविधान द्वारा मान्यताएं जो आपकी भाषाएं हैं वो दी गई हैं। जैसे आपकी सबसे पहले हम जो है टोटल 22 भाषाओं के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपकी 4 जो है बाकी भाषाएं कितनी बन गई है, 1 हो गई, 3 ही हो गई, और 4 7 और 8 भाषाएं जो है हमने बाद में जोड़ी है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के। 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में सिंधी जोड़ी गई है। 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है होता है आपका, वो आपका 1942 में नेपाली और आपकी मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली जोड़ी गई है। मेरी बात समझ में आ रही है। 9वीं अनुसूची जो होती है, ये प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1951 में किया गया था। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 9वां, इसमें आपके भूमि संबंधित से और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित थी। 10वें जो है आपकी 52वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जुड़ी गई थी, यानी कि 10वीं। और 10वीं अनुसूची में जो है 1985 में जुड़ी गई थी। ठीक है। 11वीं अनुसूची ये दल बदल से संबंधित है। 10वीं 11वीं अनुसूची जो थी आपके म्युनिसिपल जो है 11वीं अनुसूची जो है आपके पंचायतों से संबंधित है, यानी कि 11वीं अनुसूची जो है आपकी वो 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1992 में जोड़ी गई है। ठीक है। 1992 में 243 आर्टिकल जी के तहत। 12वीं अनुसूची की बात कर लूं मैं आप लोगों को। 12वीं जो अनुसूची होती है आपके नगर पालिकाओं से संबंधित तो है, वो 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के अंतर्गत जो है ये जुड़ी गई। सारी अनुसूचियों का जो है भंडाफोड़ मैंने आपके लोगों के सामने जो है सम्मुख रख दिया है। और बात आ जाती है कि 5 मिनट में हम एक शॉर्ट तरीका से आप लोगों को वो मैं बता देता हूँ, उसमें कोई आपको कोई कंफ्यूजन होगा। अब आप किस तरीके से पढ़ेंगे, शॉर्ट तरीका या लॉन्ग तरीका, आप देखो यहाँ पे। ठीक है। आप देखो, बोलेंगे सर जी यहाँ पे कॉन्टिन्यू क्यों लिख, यहाँ पे 1 लिख रहा हूं मैं। ठीक है। 1 सेकंड, इससे नहीं लिख रहा हूं, परमानेंट मार्कर है ये। ठीक है। परमानेंट मार्कर से ही लिखूंगा। ठीक है मेरे साथी, यहाँ पे देखो अब है, अच्छे से देखना। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सर जी 1 लिखेंगे, क्यों? यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्यों सर जी? 3 लिखेंगे, हाँ जी। 4 लिखेंगे, ठीक है। 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 11 और 12। अब सोचो, पहले में आपके भारत और राज्य क्षेत्र, ठीक है, भारत लिख दो आप, भारत के आपके केंद्र शासित प्रदेश और आपके स्टेट आ जाएंगे। ठीक है। दूसरी अनुसूची में आपको क्या बताया था मैंने, वेतन और भत्ते, तो वेतन लिख दो। ठीक है, वेतन और भत्ते। तीसरी में आपको शपथ के बारे में बताया। ठीक है सर जी। चौथी में आपको क्या बताया था, राज्यसभा और उसके बीच में जो है राज्यसभा और केंद्र शासित राज्यों के बीच में सीटों का बंटवारा। 5वीं में क्या बताया था आपका, 5वीं में आपका शासन के बारे में बताया। देखिए शासन, अनुसूचित जनजाति एवं न्यायिक क्षेत्र के शासन के उपबंध बताए थे। 6वीं में बताया था मैंने आप लोगों को AMTM यानी कि AM, TM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बताया था। 7वीं अनुसूची में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बोलेंगे सर जी यहाँ पे बंटवारा यानी कि 3 सूचियों के बीच में, संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपका कॉन्क्रीट लिस्ट। 8वीं में क्या बताया आपका, भाषा बताया था, हाँ जी, लैंग्वेज बताया था। 9वीं में क्या बताया था आपका, बोलेंगे सर जी 9वीं में तो आपने क्या बताया था, भूमि संबंधी, यानी कि 9वीं में आ जाएगा आपका भूमि से संबंधित आ जाएगा। 10वीं में आपका दल बदल। 11वीं में आपका पंचायती। 12वीं में आपका नगर पालिका। आप बताओ, आप कितना टाइम लगा इसको? बोलेंगे सर जी कुछ भी टाइम नहीं लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा। कितना मिनट लगा होगा? ज्यादा 2 या 4 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। देखो
भारत हो गया, वेतन हो गया, शपथ हो गया आपका, राज्य हो गया, प्रशासन हो गया, एएमटीएम हो गया आपका, बंटवारा हो गया आपका, भाषा हो गया आपका, भूमि हो जाएगा आपका, पंचायत हो जाएगा आपका, दल बदल हो जाएगा आपका, और म्यूनिसिपल यानी कि नगर पालिका हो जाएगा आपका। खत्म बात, अनुसूची खत्म। अब आप बताओ कौन सा तरीका सही लगा। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा ना कि वेतन किस किस के हैं, शपथ किस किस की है, शासन प्रशासन में क्या, एएमटीएम में कितने किसने कौन सी समिति थी, या फिर आपका बंटवारा किस किस का होता है, तो कितने विषय थे यहाँ पे बंटवारे के समय, यानी कि वर्तमान में कितने थे, पहले कितने थे, भाषाएं थी, कौन कौन सी भाषाएं थी, कौन कौन सी जो है बाद में जुड़ी। अब क्लासिकल लैंग्वेज आपके अलग अलग आ जाएगी, क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो अलग है, ठीक है। जैसे आपके सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, तमिल है, 2004 में, ठीक है। और सबसे जो उसके बाद कौन सी आ जाएगी, 2005 में कौन सी थी आपकी, संस्कृत को जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज में जो है वो जोड़ा गया है, ठीक है। जैसे आपकी क्या हो जाएगी, मराठी हो जाएगी आपकी, प्राकृतिक हो जाएगी आपकी, अमिया हो जाती है आपकी, बंगाली हो जाती है आपकी, या फिर आपकी पाली हो जाएगी। ये आपके 2024 में जो है क्लासिकल लैंग्वेज में जो है जोड़ी गई है। अब बात करता हूं जैसे तेलुगु और कन्नड़ की वो आपके 2000 कितने में जोड़ी गई है, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में जोड़ी गई है। या फिर आपके उड़िया जोड़ी गई है, उड़ीसा वाली भाषा, वो 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेजों की संख्या भी भारत में 11 है वर्तमान में, 11 क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ी गई है, जो मैंने आपकी 2024 में बताई थी। अभी कौन कौन सी बताई थी बोलेंगे सर जी, मराठी बताई थी आपकी ने, पौली बताई थी आपने, प्राकृतिक बताई थी आपने, और आपने कौन सी बताई थी बोलेंगे सर जी, अमिया बताई थी आपने, और बंगाली बताई थी। यानी कि मराठी, प्राकृतिक, अमिया, बंगाली, और आपके कौन सी हो जाएगी, पाली। ये आपके 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज में जो है जोड़ी गई है। पहले कितनी थी आपकी मूल में, वो देख लेना। और बात सिंपल ही आती है, सबसे पुरानी पूछी जाएगी तो तमिल थी, 2004 में जुड़ी गई है, ठीक है। आज की अनुसूची यहीं पे समाप्त होती है प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो है अच्छे से समझा होगा, अच्छे से टॉपिक जो है वो क्लियरिफाई हो गया है, और आपके मन के जो डाउट थे वो भी हट गए हैं। अगर बाय द वे इससे बढ़िया भी अगर कोई बेहतर डाउट आपके दिमाग में रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जो है आप जरूर बता देना कि सर जी यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउट हो रहा है। बिल्कुल मैं कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आपकी सिचुएशन सुनने के लिए बी फॉर भूपी चैनल जो है हमेशा जो है वो हाजिर रहेगा आप लोगों के बीच में। जो भी कुछ मेरे से गलतियां होती है, सलतियां होती है, उस चीज को जो है आप लोग अपना ही छोटा भाई या कुछ भी समझ करके जो है वो क्षमा कर देना है। और अब कल पढ़ेंगे हम, धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे एक बेहतरीन क्लास के साथ, ठीक है। और उत्तराखंड भी हम पढ़ ही रहे हैं, उत्तराखंड ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों हम कवरेट करके चल रहे हैं। थोड़ी सी मेरी तबियत ठीक नहीं थी तो उस कारण जो है क्लास रुक गई थी, उस चीज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ा सा हल्का आज स्वास्थ्य ठीक हुआ है, तो कल आपके बीच में जो हूँ उत्तराखंड में रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।